हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहली खबर पंजाब से है, जो कि फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की मोदी जी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर है। यहां आपको बता दें कि मामले पर जो घमासान है वो अब थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता लगातार पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ भी करा रहे हैं। पीएम मोदी की दीर्घायु और लंबी आयु की कामना के लिए प्रदेश के एकमात्र शक्ति पीठ भद्रकाली मंदिर में महामृत्युंजय पूजा अर्चना की जा रही है। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली के संयोजक और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी सिंह ने कहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, उसके जिम्मेदार पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और पंजाब में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। षड्यंत्र के तहत वहां पर रोकने का काम किया और उनकी जान को भी खतरा उसके तहत हुआ है। मैं ये मांग करूंगा कि आज देवी मां के चरणों में मैं बैठा हूं कि ऐसी सरकार को पंजाब के अंदर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। पलवल के विधायक दीपक मंगला सिरसा पहुंचे और भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद से वो मीडिया से बातचीत भी उन्होंने करी। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि हमने सिरसा में आगामी 23 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर बैठक की है। 10 जनवरी को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ वर्चुअल बैठक करेंगे। उसमें सिरसा से भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुए कृत्य पर कहा कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस घटना पर पूरा देश आक्रोशित है और इसका जवाब पंजाब सरकार को हर हाल में देना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि पूरे विश्व भर में ये कहा जाता है कि भारत कोरोना महामारी से देश को बचा नहीं पाएगा। वहीं भारत ने 150 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य भी हासिल किया है। ये भी कहा है कि देश के 88 करोड़ लोगों को पहली और 62 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बात कही कि भारत में स्वास्थ्य ढांचे को टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाकर विश्व में नए कीर्तिमान भारत ने स्थापित किए हैं। और ये भी कहा कि हमने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा प्रदान की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख इलाज के लिए दिए जाते हैं। भारत ने न केवल कोरोना महामारी के मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ी है। मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आगे बढ़े और जीडीपी 9.2% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। जींद में नए साल में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 1 जनवरी को जिले में 9 एक्टिव केस थे, जबकि 8 जनवरी को इसकी संख्या बढ़कर 95 हो गई। इसमें से एक कोरोना संक्रमित को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं शनिवार को जिले में कोरोना के 32 नए मरीज सामने आए, जिसमें जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी कि एसएमओ और नरवाना के नागरिक अस्पताल के दंपति चिकित्सक शामिल है। इसके अलावा नरवाना के एक ही परिवार के पति पत्नी और उनका 20 वर्षीय बेटा भी शामिल है। एक दिन पहले वीरवार को ही सरकारी अस्पताल के गायनी विभाग की 2 महिलाएं डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। अस्पताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जैसी हिदायत हमें प्राप्त है, हम लोग जो है वो सैंपलिंग और वैक्सीनेशन को लेकर के पूरा जोर लगाया हुआ है। पूरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस बात की प्रॉपर चेक पे है कि जो कोरोना की तीसरी लहर का जो स्प्रेड है उसको जल्द से जल्द काबू किया जा सके। उसके लिए सरकार की तरफ से हमें हिदायत प्राप्त हुई है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सैंपल कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि सैंपलिंग के अंदर यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसको हम होम आइसोलेशन के अंदर भेज सकते हैं और उसके बाद स्प्रेड के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। इन्हीं कारणों की वजह से सरकार की तरफ से जो है वो लॉकडाउन भी लगाया गया है 12 या 15 तक, ताकि स्कूल कॉलेज या भीड़ भाड़ जहाँ एकत्रित होती है, इकट्ठे होते हैं लोग, वो इकट्ठे ना हो और स्प्रेड के ऊपर जो है रोक लगाई जाए। सामान्य अस्पताल की अगर हम बात करें तो माननीय डिप्टी कमिश्नर और सिविल सर्जन जींद के आदेशानुसार हम लोगों ने यहाँ 3 कॉर्नर्स बनाए जहाँ सैंपलिंग की जा रही है। और एक तो फ्लू कॉर्नर 126 नंबर, एक हम लोगों ने गायनी ओपीडी के बाहर लगाया और उसके साथ साथ
जो ओपीडी की बिल्डिंग है, ओपीडी काउंटर में नीचे जितने भी व्यक्ति हम लोगों के पास आते हैं, चाहे वो मरीज है, चाहे वो अटेंडेंट्स हैं, उन सभी की सैंपलिंग की जाती है। उसके बाद ही उनको एंट्री मिलती है। और इसी तरह से सभी लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो भी चेक किया जा रहा है। बिना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के उन लोगों को एंट्री नहीं दी। दिल्ली एनसीआर के साथ साइबर सिटी गुरुग्राम में भी आए दिन कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई है, और इसी बीच गुरुग्राम की जनता अभी भी लापरवाह नजर आ रही है। गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित गुरुग्राम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी है, और यहाँ से शहर के अलग अलग हिस्सों में सब्जियां और फ्रूट भेजे जाते हैं, और ऐसे में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौर ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बाद जहां गुरुग्राम में भी मामलों ने जो रफ्तार पकड़ी है, पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं कि 1800 से ज़्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के और 9 नए मामले ओमिक्रॉन के सामने हैं, और जो लोगों की लापरवाही है वो साफ दर्शा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम की खांडसा सब्जी मंडी में, जहाँ लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, और शहर के अलग अलग हिस्से में जो सब्जियाँ और जो फ्रूट है वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्से में जब ये लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति में कोई लक्षण पाया गया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मैं बात करूं कोरोना का जो ब्लास्ट है वो हो सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार गुरुग्राम में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उनका यही कारण है कि लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, कि बिल्कुल भी वो सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी पालना कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिना मास्क के यहाँ लगातार जो लोग हैं वो घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल जिला प्रशासन ने जरूर सख्ती के साथ पेश आने की बात कही थी, लेकिन अब ना ही गुरुग्राम पुलिस के यहाँ जवान मौजूद हैं और ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो यहाँ दिख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है, ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में आए दिन कोरोना के और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जब तक वो नहीं समझेंगे, इसी तरीके से गुरुग्राम में जो मामले हैं वो बढ़ते जाएंगे। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोरों से किया जा रहा है, और इसी कड़ी में स्कूल्स में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में अब बच्चे भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न DPS स्कूल में बच्चे न सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, बल्कि अन्य बच्चों और अभिभावकों को भी कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। तो वहीं स्कूल्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हमें वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए ताकि सब सेफ रहें। मेरी यही राय है कि आप सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए ताकि हम इंडिया जल्दी से जल्दी कोविड से जीत सकें। पहले मुझे डर लग रहा था कि पूरी सेफ्टी होगी या नहीं, या फिर वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, बट अभी तक आई कैन नॉट सी एनी साइड इफ़ेक्ट्स, एंड ऑल्सो द अरेंजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड स्कूल इज़ appreciable, and there is nothing as such. I mean, मैं सबको चाहूँगी कि जितने भी हमारे यूथ हैं वो आके वैक्सीनेटेड हो जाएं, बिकॉज उसमें हमारा ही फ़ायदा। अगर हम यूथ इनिशिएटिव लेंगे तो ही हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आएंगे, बिकॉज वैक्सीनेट होना एक यही वे है जिससे हम कोविड को मिलकर हरा सकते हैं। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि बहुत वेल प्लान्ड है, अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी अलग से है, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमारी पेरेंट्स से अपील है कि पेरेंट्स मैक्सिमम आगे आएँ, वैक्सीनेटेड कराएं, और जो मेरे जैसे बुजुर्ग हैं वो बूस्टर भी लें। झज्जर के दुकानदारों को थोड़ी उम्मीद थी कि लॉकडाउन के दौरान शासन और प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए शाम 6 बजे
कि दुकानें बंद करने के मामले में उन्हें थोड़ी ढील मिल पाएगी। लेकिन जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन का समय शाम 6 बजे ही है और हर हाल में दुकानदारों को अपनी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे बंद करने ही होंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर सज्जन नगर परिषद के मीटिंग हॉल में जिला प्रशासन के अधिकारियों और व्यापारिक संगठन के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला प्रशासक की तरफ से एसडीएम शिखा, डीएसपी राहुल देव शर्मा और नगर परिषद के अधिकारी अरुण नांदल मौजूद रहे, जबकि व्यापारिक संगठन का मोर्चा संगठन के अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने संभाला। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका सख्ती से पालन किया जाए। यातायात नियमों की पालना ना करने और कोविड हिदायतों की पालना ना करने वालों के लिए आज यातायात थाना पुलिस ने कोर्ट कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास चालान काटे और इस दौरान एक मोटरसाइकिल ऐसी आई जिसके आगे सरकारी लाइट जैसी लाइट लगी हुई थी। कागजात भी पूरे नहीं थे, नंबर प्लेट भी मॉडिफाइड थी। इस पर उसका 14,000 रुपए का चालान भी काटा गया और बाइक इम्पाउंड भी की गई। और इसी के साथ जो लोग ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे, उनका भी चालान काटा गया। मीडिया से बातचीत में यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने कहा कि लोगों से लापरवाही ना बरतने की अपील की और साथ साथ धुंध के मौसम को देखते हुए रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। करनाल में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने डीडीए कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने खाद विक्रेता और कृषि अधिकारियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि यूरिया के शॉर्टेज की आड़ में खाद विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं। किसानों के हंगामे के बाद से कृषि अधिकारियों ने घरोंडा के एक खाद विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अब बारीकी से पूरे मामले की जाँच की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कल गरोंडा के अंदर एक यूरिया का ट्रक पकड़ा था। हमारा ब्लॉक प्रधान है राम मेरे लम्बड़दार और कुछ किसान साथियों को वो यूरिया के साथ दवाई धक्के से दुकानदार लगाकर बेच रहे थे। उस पर रिटर्न में शिकायत दी गई और सरेआम ये उस दुकानदार की पर्ची भी पकड़ी गई। 8 कट्टे यूरिया 2160 रुपये का, साथ में 1200 की दवाई दी हुई थी। जब वहाँ पर एडीओ आया मौके पर, उसको रिटर्न में शिकायत दी, एडीओ ने वो पैसे वापस करा दिए। पर हमने एडीओ को ये कहा था भाई उस पर कार्रवाई करे, उसका लाइसेंस रद्द करे, जिससे पूरे करनाल में उदाहरण सेट हो, भी आगे से कोई इस प्रकार की हिम्मत ना करे। पर उल्टा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कल की रिटर्न शिकायत दी हुई है, ये एडीओ के नीचे साइन है, कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि एक ट्रक यूरिया पे 1 से 1.25 लाख रुपये का मतलब साथ में दवाइयाँ बेची जाती हैं। वो दवाइयाँ इतनी नकली होती हैं, उसका कोई काम नहीं गेहूँ में। मामला संज्ञान में आया घरोंडा का। इसमें संबंधित फर्म ने कच्ची पर्ची दी हुई है यूरिया के साथ में दवाई के बना के, और जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के जो साथी थे वहाँ पे जो खाद बंटवाने में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है राहुल दैया, तो इस संज्ञान पे अभी जो है डीडी साहब से भी बात हुई है और संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड करके एक डिटेल इंक्वायरी जो इनिशिएट की जाएगी, लाइसेंस इसका आज ही सस्पेंड कर देंगे। सोनीपत में देर रात से बारिश हो रही है। जिले में अब तक 34 mm बारिश हो चुकी है। वहीं बारिश ने नगर निगम प्रशासन की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है, जहां सोनीपत में रेलवे शनि मंदिर अंडरपास में करीब 8 फुट तक पानी भर गया और इसके कारण ट्रैफिक और राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों का बजट शहर की निकासी पर खर्च होने के बावजूद भी व्यवस्था जस की तस नजर आती है। करोड़ों का बजट कागजों में निकासी के लिए दुरुस्त कर दिया जाता है। गौरतलब है कि जहां नगर निगम की अव्यवस्था लगातार देखी जा रही है, सोनीपत में गोहाना फ्लाईओवर के धंसने का मामला भी सामने आया है। तो 2 तस्वीरें जहां अंडरपास में जल जमाव हो गया है, तो दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो कि फ्लाईओवर में सड़क धंस गई है। दोनों ही तस्वीरें प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं।
भिवानी में 2 दिन तक लगातार आई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों ने इस बारिश को बारिश न कहकर आसमान से सोना बरसने की बात कही है। उनका कहना है कि बारिश उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। किसानों को बारिश के इन दिनों में खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई भी फसल के संबंधित बीमारी होती है तो वो भी इस बारिश से खत्म हो जाएगी। मौसम बढ़िया होने के नाते और बरसात होने से हर एक फसल में बहुत फ़ायदा है। किसान के कम से कम भी 1000-1500 रुपये का फ़ायदा है तेल का, पानी का, और अच्छे अनुमान लगाने का विचार है फसल का, बहुत अच्छी होगी। ये सरसों में तो सबसे बढ़िया है जी, और गेहूं का जो है ना, जिसके उपज में आ रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है, और जिसने अब पछेतिये बोए हैं उनके लिए भी बढ़िया है, निकलेगा गेहूं। जैसे है जी, इस बारिश से हमें डीजल और बिजली की बहुत ही मदद मिली है। 2 पानी खत्म। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी फोरकास्टिंग थी 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक बरसात की, जिसमें कल बरसात हुई है। आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बरसात के चांसेस है। उसके बाद कल और परसों 7 और 8 को अच्छी बरसात के चांसेस बन रहे हैं, और 9 तक बरसात जो है वो जारी रह सकती है। सभी किसान भाइयों के लिए ये खुशखबरी है कि जो है ना, अभी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बरसात की। सभी फसलों के लिए काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि भाई इस टाइम पे अगर बरसात हो जाती है तो वो जो है, जहाँ पे सिंचाई के अच्छी गुणवत्ता वाला पानी नहीं है तो उस पानी की भी पूर्ति हुई है। और जो है कि जैसे चना है, सरसों है, ये जो है कि सूखे इलाके में ज़्यादातर खेती हो रही है, तो वहाँ पे जो है कि उसको एक सिंचाई का काम किया है इस बरसात में। रतिया फतेहाबाद स्टेट हाईवे नंबर 9 पर अलीपुर बरोटा ग्राम बस अड्डा के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब देर रात एक अज्ञात वाहन ने एक्टिवा से आ रहे 2 युवकों को कुचल डाला। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी भयंकर थी कि दोनों एक्टिवा सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक मृतक फतेहाबाद के रतिया से एक्टिवा पर सवार होकर आ रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। कैथल में तितराम थाने के बाहर फिरौती और जान से मारने की धमकी को लेकर 2 पक्षों में हो रही पंचायत में जमकर गोलियां चली, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और जब घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल में लाया गया तो अस्पताल के बाहर भी दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले, जिसके बाद से भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एक युवक को हिरासत में लिया गया। वहीं उपचार के दौरान गुरमीत को चंडीगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि एक युवक ने बालू निवासी कुलदीप और प्रदीप के खिलाफ फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर पुलिस को शिकायत दी गई थी और थाने के बाहर दोनों पक्षों में पंचायत की गई थी। मैं लाला रिश्का गल्ला वहाँ मुनका गल्ला काम कर रहे हैं। बालू प्रदीप बालू सुनता नहीं, कोई बात नहीं। ये सारे आदमी जिनने फिरौती अपना मांगी लाला पे, उस केस में लाला पर्चा दर्ज कराने खातर हम भी जा रहे थे साथ में। लाला तो 22 जुलाई 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।